नमस्ते बच्चों। हम कृतिका भाग 2 से पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ रहे थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत के दौरे करने वाली है और इसकी तैयारियां भारत में चल रही हैं। यह इंग्लैंड के अखबारों में तो चर्चा का विषय है ही, मगर जो खबरें इंग्लैंड के अखबारों में छपती थी वही खबरें भारत के अखबारों में छप रही थी कि महारानी एलिजाबेथ क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, उनकी दैनिक दिनचर्या क्या होगी। उनके बारे में तो अखबारों में छप रहा था, परंतु उनसे जो संबंधित थे उनके नौकर, बावर्ची, खानसामों, अंगरक्षकों के भी पूरी जानकारी अखबारों में छप रही थी और इस बात को लेकर भारत में बड़ा उत्साह था और देखते ही देखते दिल्ली की कायापलट होने लगी। वहाँ की पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा गया, सड़कें बिल्कुल साफ हो गई, जो वहाँ की बिल्डिंगें थी वो चमकने लगी। तो इस तरह से पूरी तैयारी होने लगी और आगे हम पढ़ेंगे। उसी ज़माने में ये हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। लाट मूर्ति की क्या गायब हो गई? नाक। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। यानी इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, इतनी सुरक्षा बल होने के बावजूद वो नाक कैसे गायब हो गई पता ही नहीं चला। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाबों की यानी भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी, यानी हमारी इज्जत भी नहीं रहेगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ही जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार हो या कलाकार, तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामुक्की के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके हुए, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक किलर को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों की पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं यानी पचा चुकी हैं। यानी हुक्कामों ने यानी शासकीय अधिकारियों ने कहा कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तो सभी फिर मूर्तिकारों ने कहा कि मैं नाक तो लगा दूंगा, पर मुझे पता होना चाहिए कि इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। तो सभी शासकीय अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे कि इसकी कौन बताएगा कि ये पत्थर कहाँ से आया। तभी एक क्लर्क को बुलाया गया और उसको ये जिम्मेदारी सौंपी और क्लर्क ने भी अपनी छानबीन करके बताया कि ये पता नहीं चल सका कि ये पत्थर कहाँ से मंगवाया था।
कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और जिसके जिम्मे पर यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार यानी उत्तरदायित्व। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों में जान आई यानी उन्हें आशा बंधी। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। एक छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी शक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन सब। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अर्थात यहाँ लेखक ने भारतीय जनमानस पर पाश्चात्य सभ्यता के प्रति बढ़ती हुई रुचि को देखकर व्यंग्य किया है कि सभी लोग हम विदेशों की तरह जीवन शैली अपना चुके हैं और फिर ये पत्थर जैसी सामान्य चीज़ भारत में नहीं है, तो ये बड़ी ही दुख की बात है। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे में के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। जब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्ति भी है, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अर्थात यहाँ लेखक व्यंग कर रहा है कि इतना आज़ादी का, हमारे देश को आज़ादी मिले हुए इतना समय बीत गया है पर लोगों की जो अंदर अभी भी गुलामी की मानसिकता है उसे अभी भी दूर नहीं किया जा सकता। यानी हमारे देश के जो महान नेता हैं उनकी नाक भले ही चली जाए मगर जो विदेश की जो है उनकी नाक नहीं जानी चाहिए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी की बात खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप लेकर उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काओसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा।